Hello and welcome, my dear students. Once again, I welcome you. Learn with Glorious 2.0. क्या आपकी आंखों में आंसू और दिलों में गम है? क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा और समय कम है? तो सिलेबस ज्यादा और समय कम है, तो इसी के लिए हम आपके साथ आए हैं कि कम समय में हम अधिक मार्क्स कैसे गेन करें अपने बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th के एग्जाम में, इंग्लिश को लेकर के। तो 3 टॉपिक पहले के क्लासेज में हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज है हमारा चौथा टॉपिक, दैट इज वर्ब, टाइम एंड टेंस। अच्छा, वर्ब, टाइम एंड टेंस दोनों एक ही साथ इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वर्ब जो है वह टाइम एंड टेंस से ही रिलेटेड है। मेनली है जो वर्ब के बारे में आपको जानकारी है तो टाइम एंड टेंस को आपको डील करना आसान होगा जी, आसान, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वर्ब, टाइम एंड टेंस, तो हम जनरली पढ़ते हैं कि टेंस होता क्या है। तो डिफिनेशन तो हमारे एग्जाम में पूछेगा नहीं, हम इस पर फोकस करने चाह रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम पूछता है जी, बस वही चीजों को हम पढ़ें कि हमारे एग्जाम में प्रश्न बनना चाहिए। अभी मार्क्स हम आपको नॉलेज इंक्रीज करवाने या फिर बहुत ज्यादा इनहेंस करवाने के पीछे नहीं है। हम आपका एग्जाम मैक्सिमम, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम्स, इस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सुन लेते हैं। टेंस क्या है? टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए हम इसको लिखे हैं। टेंस का डिफिनेशन अलग अलग भी दिया जा सकता है। टेंस टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन किस टाइम पर होता है इसको भी टेंस की जानकारी देता है। लेकिन टेंस जो है मेनली होता क्या है, तो स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात इसमें वर्ब के फॉर्म के बारे में, वर्ब का फॉर्म अर्थात V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई यह कह दे कि हम V1, V2, V3, V4, V5 याद नहीं करेंगे और फिर भी कहेगा कि हम टेंस में बिल्कुल दिग्गज बनना चाहते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तो टेंस आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े तो फिर गो थ्रू कर लें कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते ही हैं कि ये चीज आपको पढ़ लिए होंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस 3 प्रकार का होता है। और फिर फर्दर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इसको अब फर्दर हम लोग 4 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसी को पास्ट के साथ रिलेट करेंगे तो बोलेंगे पास्ट इंडिफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। इसी को कहेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस को ही क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट। परफेक्ट का अपोजिट इम्परफेक्ट जी। पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस होगा और पास्ट इम्परफेक्ट होगा, अर्थात जिस भी टेंस को बारे में आपको कहना है उसके पहले लगा दीजिए, बस सिंपल सी बात। और परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आगे 4 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा गया स्टार मार्क करके कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब क्या होता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब जो मोड पर काम करता है जी, मोड पर काम करता है। इसके बाद शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू एंड आउट टू। अच्छा, ये भी सीक्वेंस याद रखना कि आउट के बाद टू आएगा, यूज के बाद टू आएगा। कई बार एग्जाम में पूछता है और पूछता है कि यहाँ पर नीड होगा कि डेयर होगा कि यूज होगा कि आउट होगा, और उसके बाद लगे रहता है टू। तो टू जैसे ही देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि या तो आउट टू होना चाहिए या यूज टू होना चाहिए। तो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में रहेगा। आपको आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछता कि यूज टू रहेगा, दोनों ऑप्शन में दे दे। अगर दोनों दे दिया जाए तो वहां पर सोचने की सकता है कि किस प्रकार की चीजें बोला जा रहा है। अगर पास्ट की किसी चीज को लेकर के बात कर रहा है, हैबिट वगैरह को लेकर के, तो यूज टू के साथ जाएंगे। अगर आपको सजेशन को लेकर के बोल रहा है कि किसी को मोरल सजेशन देना है तो आउट टू के साथ जाएंगे। मेनली इसमें याद रखने वाला बात है कि शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिए। इसके बाद V1 लगता है, इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद रखना। इसके बाद जो भी आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, V1 आएगा, V1। शैल के बाद रीड आएगा, शैल के बाद राइट आएगा, शैल के बाद जो है स्पीक आएगा, स्पोक नहीं आएगा, स्पोकन नहीं आएगा। तो ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद क्या आएगा जी? V1 ही आएगा। ये केवल हवा में बात नहीं किया जा रहा है, आपको एकदम रियलिटी फील करके बताया जा रहा है कि हाँ जी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप चीजों को एक बार ध्यान से देखें और लिख लें कि 13 होता है, शैल है, बिल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, आउट टू है, यूज टू है, ऐसा करके याद भी कर लें। और दूसरा, अगर V1 की बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं हम आपके साथ कि या तो डू देखने को मिले, या डज देखने को मिले,
या डिड देखने को मिले, तीनों याद रखिएगा, डू डज या डिड, इसके बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जी। अब प्रश्न होता है कि डू या डज का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो डू या डज का टेंस का स्ट्रक्चर याद करके रखे होंगे, तो डू या डज का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर में करते हैं, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 में। तो डू या डज का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डज किसको इंडिकेट करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, ठीक है। और डिड किसको इंडिकेट करेगा जी, तो डिड हम पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तब इसके बाद जो मेन वर्ब आता है वह V1 फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। इधर की बातों को हम समझा पाए हैं और आप समझ पाए होंगे इधर की बातों को कि टेंस होता है क्या था, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। और टेंस कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद, इंडेफिनिट है या सिंपल इंडेफिनिट कहें, कंटिन्यूअस कहें या इम्परफेक्ट कहें, परफेक्ट कहें, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहें। और यहां तक की बातों को ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब साथ में हम लिख दिए कि हमको साथ में ही डील करना है, ये अलग अलग बातें नहीं करना है हमको, एक साथ ही कंसाइज वे में हम आपको इसलिए ला रहे हैं कि ताकि चीजों को एक साथ एक ही इकट्ठा होकर के पढ़ा जाए, अलग अलग वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े कि 4 बात बताया और उसके बाद फिर बहुत गैप कर रहा है। तो उधर वाली बात नहीं, इधर वाला देखिए, इधर वाला वर्ड पर यहां पर लिखे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे टेबल बना करके याद करिएगा, जब बहुत ही हेल्प मिलने वाला है आपको। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट। और यहां पर देखिए प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट है, 4 बनाए हैं, 4 बॉक्स, ये इंडेफिनिट के लिए, ये कंटिन्यूअस के लिए, ये परफेक्ट के लिए, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, इंडेफिनिट के लिए, ये कंटिन्यूअस के लिए, ये परफेक्ट के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला जो बॉक्स है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के डिनोट करता है, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। देखिए V1 या V5 रहेगा, V1 या V5 रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही डिनोट करेगा। V2 रहेगा तो किसको डिनोट करेगा जी, तो पास्ट का इंडेफिनिट को डिनोट करेगा। और सैल या बिल आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए और उसके बाद V1 देखने को मिल जाए तो आप समझ जाएगा कि फ्यूचर सेंटेंस होगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट कि इज और एम आपको देखने को मिलता है और उसके बाद V4 देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि आप समझ जाएगा कि वह सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा जी। अगर बाज वेयर के बाद अगर V4 देखने को मिलता है तो आपको तुरंत आइडिया लगा देना चाहिए कि वह सेंटेंस जो है वह पास्ट का कंटिन्यूअस होगा। सेल या बिल के बाद बी देखने को मिलता है और उसके बाद V4 देखने को मिलता है तो आपके मन में यह विचार तुरंत आ जाना चाहिए कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। हैव या हैज के बाद अगर V3 देखने को मिलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, या हैड के बाद अगर V3 देखने को मिलता है तो वह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा जी। सेल या बिल के बाद हैव का ही प्रयोग होगा। पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि सेल या बिल के बाद हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। अगर बोले सेल या बिल के बाद हैज आएगा तो हैज नहीं आएगा, हैड आएगा तो हैड भी नहीं आएगा। सेल या बिल के बाद जब भी आएगा तो हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सेल या बिल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में, इधर देखिए सेल या बिल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में है तो सेल या बिल के बाद V1 ही फॉर्म ही आता है। तो हैव जो है V1 फॉर्म में होता है, हैव इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म में होता है हैड, फोर्थ फॉर्म होगा हैविंग और फिफ्थ फॉर्म में जाएंगे तो इसको हैज बोल सकते हैं, हैज। तो सेल या बिल के बाद हैव ही रहेगा और उसके बाद हैव के बाद V3 रहेगा। क्या रहेगा, V3। यह आपको याद रखना। हैव या हैज के बाद बिन देखने को मिले जी, बिन, और उसके बाद V4 देखने को मिले तो आप समझ जाएगा कि वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। हैड उसके बाद बिन देखने को मिलता है, उसके बाद V4 देखने को मिलता है तो आप यह अनुमान लगाए कि तुरंत ही जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सेल या बिल उसके बाद हैव उसके बाद बीन और उसके बाद V4 देखने को मिले तो आप समझ जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह सेंटेंस है। यहां तक की बातों को आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें या फिर अपने कॉपी पर कंसाइज में करके लिख लें। बिल्कुल आपको याद कर लेना, अब टाइम नहीं देना है कि चीजों का, अब लास्ट टाइम है, रिवीजन ही करना है। आप चीजों को देखें और बिल्कुल इस चीज को स्क्रीनशॉट लें और उसके आगे की बातों को हम आगे फिर समझाते हैं आपके सामने, इस चीज को मिटा करके। वहां तक की बात को नोट कर लिए। अब यह वाला बात यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए एकदम स्टार 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 आपके सामने स्टार का भरमार कर दिए जी। स्टार स्टार करके आप सुपर स्टार बनिए। पहला स्टार को समझना, हैव या हैज या हैड,
एक से ही स्टार्ट है हैव, एक से ही स्टार्ट है हैज और एक से ही स्टार्ट है हैड। तो हैव, हैज या हैड तीनों के बाद जब भी आएगा जी तब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V1 की V2 की V3 की V4 की V5, तो V3 ही आएगा। इस बात को हमेशा याद रखें, बहुत हेल्प करेगा आपको मैथ में। इज या आर या एम या फिर बाज या बेयर या फिर बीन, इज आर एम बाज वेयर या बीन, इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V1 की V2 की V3 की V4 की V5। सिंपल जानकारी आपसे चाहते हैं तो आपका तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि V4 ही आएगा सर। इज या आर या एम या बाज या बेयर के बाद क्या, बीन के बाद क्या आएगा, तो V4 ही आएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा स्टार, डू या डज या डिड, इस बात को इसके पहले भी लिखवाए थे। डू या डज या डिड के बाद क्या आएगा, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद, अब यहां पर बात समझते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या V1 आ सकता है? आपका जवाब क्या है, बोलिए, आप सोचिए, सब्जेक्ट के बाद क्या V1 आ सकता है? अगर आपका जवाब है V1 आ सकता है तो बिल्कुल सही है आप। क्या सब्जेक्ट के बाद V2 आ सकता है? अगर आपका जवाब है हाँ तो बिल्कुल सही है। तो सब्जेक्ट के बाद V2 भी आ सकता है। क्या सब्जेक्ट के बाद V3 आ सकता है? अगर आपका जवाब है हाँ तो इस बार आप गलत हैं। जवाब V3, सब्जेक्ट के बाद V3 नहीं यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या V4 आ सकता है? क्या है आपका जवाब? अगर आपका जवाब है हाँ तो बिल्कुल फिर से आप एक बार गलत हैं और इसका जवाब होना चाहिए था कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद V1 आ सकता है तो यस। सब्जेक्ट के बाद क्या V2 आ सकता है? यस। सब्जेक्ट के बाद क्या V3 फॉर्म आ सकता है? नो। सब्जेक्ट के बाद V4 आ सकता है? नो। सब्जेक्ट के बाद क्या V5 आ सकता है? इस बार क्या है आपका जवाब? अगर आपका जवाब है यस तो इस बार आप बिल्कुल करेक्ट हैं, यस। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का कौन कौन सा रूप आ सकता है जी? V1 आ सकता है, V2 आ सकता है और V5 भी आ सकता है। V3 और V4 नहीं आ सकता है। V3 और V4 नहीं आ सकता। ओके, यहां तक की बात को एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट के बाद जब भी आएगा तो V1 आएगा, V2 आएगा या तो V5 आएगा। किसी भी सर्कमस्टांसेज में, किसी भी सिचुएशंस में V3 एंड V4 नहीं आ सकता। ओके, चौथा नंबर स्टार, स्टार मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V1। अगर आप जस्ट बताएं कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब, जस्ट लिखाएं मॉडल एक्जुलरी वर्ब कौन कौन है यहाँ पर। मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या 13 है, 13 है, और वह कौन कौन है? तो मे है, माइट है, मस्ट है, सेल है, बिल है, कैन है, कुड हो, मस्ट है, और इसके बाद जब भी आएगा ऑट टू है, यूज टू है, नीड है, डेयर है, तो V1 ही आएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जब भी आपको दिखाई दे दीजिए, ऑन है, विद है, ऑफ है, और उसके बाद भी वर्ब का फॉर्म आपसे जाना चाहिए कि V1 होगा कि V2 होगा कि V3 होगा कि V4, तो एकदम हमेशा V4 के साथ जाइएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का ही प्रयोग होता है। सिंगल एक प्रीपोजिशन है टू, कौन सा प्रीपोजिशन? टू। तो टू जो प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा V1 आता है जी। क्या आता है? V1 आता है। टू जो प्रीपोजिशन है उसके बाद V1 आता है। टू प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? टू प्रीपोजिशन के बाद V1 आता है, और किसी वर्ब के पहले जब टू आता है तो वह किसका काम करता है? तो हम बताए थे आपको किसका काम करेगा, तो ये नॉन के चैप्टर में भी बताए थे कि जब हम टू को किसी वर्ब के पहले रखते हैं, V1 के पहले रखते हैं, तो वह इंफिनिटिव का काम करता है जी। तो टू रहेगा तो उसके बाद V1 आएगा। ओके, और बाकी इफ या भेन, ये तीन 1 2 3 स्टार में 1 2 3 लिखवाए हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपका एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है। इफ या भेन, अगर सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे हो? इफ या भेन से, और उसके बाद आपको दिखाई पड़े सब्जेक्ट या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो आपको तो समझ में ही जाएगा कि अगर इफ या भेन है और उसके बाद सब्जेक्ट है, V1 या V5 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या है जी? ऑब्जेक्ट है, तो इधर जो भी जाएगा वह सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। इधर ये हुआ कंडीशन और ये है उसका रिजल्ट, ये है इसका कंडीशन और ये है इसका रिजल्ट। ये कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशन होता है, एक हमारा जो क्लॉज होता है वह कंडीशन होता है, और दूसरा क्लॉज हमारा रिजल्ट होता है कि कोई काम ऐसे करें तब। जैसे इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर आई विल हेल्प यू, कि आई वुड हेल्प यू, कि आई क्या होगा जी?
जैसे अगर सेंटेंस लिखते हैं कि इफ यू कम हियर और आई, इफ यू कम हियर आई ब्लैंक, और पूछे आपसे कि क्या भराएगा तो फ्यूचर के साथ जाएंगे, आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू होगा, हैड दे देगा, हैव दे देगा, हैज दे देगा, वो सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट, इफ या वेन के साथ अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाई देता है जी, समझ गए इस बात को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे पड़ेगा, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस, नहीं तो इस बात को डायरेक्ट लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस आपको दिखाई देता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जी, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। इफ या वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो इधर जो आने वाला रिजल्ट होगा वह सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। इस बात को आप केवल अपने मोबाइल में ही स्क्रीनशॉट नहीं, अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इफ या वेन के साथ अगर सब्जेक्ट दिखाई दे, उसके बाद हैड दिखाई दे, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो सब्जेक्ट हैड प्लस V3 का पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो इधर जो सेंटेंस हमारा जाने वाला है रिजल्ट वाला, वो आ जाएगा वुड और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। इसको याद कैसे करना है? याद इस प्रकार करना है कि अगर हमारा 3 प्रकार का कंडीशन है, पहला कंडीशन जो जाएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जाएगा, दूसरा कंडीशन जो जाएगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ जाएगा, तीसरा कंडीशन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जाएगा। अगर हमारा कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ जाएगा तो रिजल्ट जो आने वाला है वह फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, और अगर हमारा कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ जा रहा है जी, तो हमारा रिजल्ट जो जाएगा वह सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 के साथ जाएगा। अगर कंडीशन हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस दैट मीन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 के साथ जा रहा है तो हमारा रिजल्ट वुड प्लस हैव प्लस V3 के साथ जाएगा। या तो एग्जाम में तीनों में से कुछ भी गायब करके पूछा सकता है, इफ या वेन गायब करके पूछ सकता है, इफ या वेन दोनों में से कुछ भी, या फिर यहां पर से कुछ चीजों को हटा देगा, V1 या V5 हटा देगा, इधर वाला चीजें दे रखेगा, या फिर इधर वाला चीजें दे रखा हो, इधर वाला चीजें पूछ ले सकता है। तो इस बात को पूरा चप्पा चप्पा नहीं कहता कि बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, तो पूरा एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि ऐसे इसके बाद हमारा सीक्वेंस ऐसा होता है, फिर इसको ऐसा होता है। आप चीजों को लिख करके याद करिए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये, आपका अभी बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा। और ये जो चीजें सीखे रहिएगा तो आप कंपटीशन में जैसे ही एंट्री मारिएगा तो आप कंपटीशन में बहुत सारी चीजें पहले से ही जानते होंगे, और जो व्यक्ति जितना जानता है वह व्यक्ति जो है आगे जाकर उतना बेहतर करने का प्रयास करता है। आगे ये चीजें स्टार 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 वाला बात आप समझ पाए होंगे तो मेरे लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। आगे ये स्टार को समझिए, ये स्टार आपको कितना मदद करने वाला है। कीवर्ड्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा वर्ड? कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कह दिए, इसका मतलब है यही आपका की है, आपका लॉक यही खोलने वाला है। तो कीवर्ड्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कीवर्ड क्या होता है जी? अर्थात तो वैसा वर्ड जिसको हम देखें तो हम समझ जाएं कि अच्छा ये लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाने वाला है। जैसे आपको सेंटेंस में ऑलवेज जैसे ही दिखाई दे, यूजुअली दिखाई दे, ऑलवेज मतलब हमेशा, यूजुअली माने अक्सर ऐसा होता है, सामान्यता ऐसा होता है, ऑफेन, ऑफेन मतलब अक्सर, यूजुअली माने सामान्यता, ऑफेन माने अक्सर, ऑलवेज माने हमेशा। तो ऑलवेज दिखाई दे, यूजुअली दिखाई दे, ऑफेन दिखाई दे, या रेगुलरली, कोई काम आप रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलरली हो गया, या फिर कोई आपके यहाँ मेहमान जो गेस्ट आ रहे हैं एकदम फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफेन, ये 5 ही वर्ड है। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफेन, रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली, ये जो है आपको जब दिखाई दे तो समझिएगा कि ये किसका कीवर्ड है जी। हम पूछें यह किसका वर्ड है, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफेन, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, किसका कीवर्ड है? तो आपका जवाब आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही कीवर्ड है जी। नेक्स्ट, जैसे आप की को देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये कौन सा लॉक का की है, उसी प्रकार ये शब्द को देखिएगा तो आपका दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सब कीवर्ड है। आगे स्कार्सली दिखाई दे, रेयरली दिखाई दे, बेयरली दिखाई दे, हार्डली दिखाई दे, 4 शब्द LY वाला, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ये आपको दिखाई दे। स्कार्सली है, रेयरली है, बेयरली, चीजों को याद रखें, स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, बेयरली, सेल्डम और नेवर, ये कितना हो गया संख्या में 6। तो ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही इंडिकेट करता है। ये किसका की है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही की है। अगर किसी सेंटेंस में ये चीज, ये शब्द आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब आप समझ जाएगा कि बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही स्ट्रक्चर के बेस पर जाएगा। ये देखिए एवरी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एवरी किसी के साथ भी लग कर सकते हैं, एवरी मॉर्निंग हो गया, एवरी नाइट हो, चाहे एवरी डे हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो,
ठीक है, एवरी डे हो, एवरी नाइट हो, एवरी मॉर्निंग हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो, ये जब चीजें रहेगा, एवरी वीक हो, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, तो एवरी वर्ड जब दिखाई दे तो आप समझिएगा कि ये किसका की है जी, तो ये की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये की है, ये आपको सेंटेंस में हेल्प करेगा कि सेंटेंस जब ये सेंटेंस में रहेगा यूज तो आप समझ जाएगा कि वह किसका है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और ये जो मिडिल पॉइंट में जो लिखवाएं, ये जो मिडिल वाला बॉक्स में बंद है, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इसको साथ में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये सब नेगेटिव वर्ड है जी। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड। अच्छा, इसको याद रखे तो क्या फायदा होने वाला है आपको कि ये नेगेटिव वर्ड है। जब आपको हम क्वेश्चन टाइप पढ़ाएंगे तो इसमें सेंटेंस में रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, नेवर जब मिलेगा और नोट नहीं लगा हुआ रहेगा तो कई बार स्टूडेंट जब नोट लगा हुआ रहता है तब समझता है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नोट नहीं लगा हुआ रहता है तो समझता है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है नहीं। तो नोट और नेवर को लोग जानते हैं, ज्यादातर नोट और नेवर को जानते हैं और सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। लेकिन स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, ये सब शब्द मिलता है तो उसको समझ ही में नहीं आता कि यहाँ पर क्या है, ये तो सेंटेंस पॉजिटिव लग रहा है, हालांकि सेंटेंस जो है नेगेटिव वे में लेके जाता है, ये वर्ड उसको लीड कर देता है नेगेटिव की ओर। तो यहां तक की बातों को आप समझ पाए, यहां तक की बातों को आप स्क्रीनशॉट लें, आप अपने चीजों को कंसाइज में रिवाइज करें। यह स्टार पर पूरा ध्यान दीजिए, यह स्टार ही आपको सुपर स्टार बनाने वाला है बिहार के बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए। तो स्टार ये नॉर्मल स्टार नहीं है, ये सुपर स्टार है। ओके, यहां तक की बातों को नोट डाउन करें। इसके बाद और भी कीवर्ड्स आपके सामने हम फिर ला रहे हैं। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। आप सेंटेंसेस को हिंदी ना करें बल्कि कीवर्ड ही देखें और समझ जाएं कि अच्छा कीवर्ड से हम पहचानेंगे। टीचर जो है कीवर्ड, हर एक चीज का आप हिंदी नहीं निकाल सकते हैं जी। आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते समय आप जितना ज्यादा हिंदी को अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होने वाला है। हालांकि हिंदी मीडियम से जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको लगता है कि बस हिंदी करके बताइए, बड़ा सुकून मिलता है उनको। जब इंग्लिश को जैसे हिंदी करते हैं, लिटरेचर वगैरह पढ़ाते हैं, हिंदी करते हैं, तो स्टूडेंट को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ हिंदी सुनते हैं तब जाकर उनका दिल खुश होता है। तो आप जो है, आप जितना ज्यादा मिनिमम जो है हिंदी का यूज करिएगा तभी इस लैंग्वेज पर आपको पकड़ बनेगा, और इस लैंग्वेज पर पकड़ बनेगा तभी आप इसमें बेहतर हो पाइएगा। तो यह स्टार को आप नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है। और ये कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग पहचानेंगे, ना कि जो है हम जो है हिंदी करके निकालेंगे कि किसको किस टेंस में जाना चाहिए। ओके, तो फिर आ ला रहे हैं आपके सामने कुछ और चीजें। हाँ जी, तो वहां तक की बात करने के बाद अब यहाँ पर फिर से लाए, बोले अभी कीवर्ड लाएंगे। तो कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड लाए हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो अगर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस में अगर नाउ देखने को मिलता है, राइट नाउ देखने को मिलता है, एट दिस टाइम देखने को मिलता है, करेंटली देखने को मिलता है, एट प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो एट दिस टाइम, करेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ, राइट नाउ, ये जो वर्ड है ना जी, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने वाला ही वर्ड है। तो ये कीवर्ड हो गया आपके लिए। जैसे आपको दिखाई दे नाउ, राइट नाउ, इस प्रकार नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम दिखाई दे, एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, करेंटली, एट प्रेजेंट दिखाई दे, तो समझिएगा कि इसका मतलब है कि उसको हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही स्ट्रक्चर को रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी कीवर्ड है। सो फार आपको दिखाई दे, सेंटेंस में सो फार आपको दिखाई दे, अप टिल नाउ, यहां पर नाउ था और राइट नाउ था, ये दो ही चीज है, नाउ है, राइट नाउ। यहां पर अप टिल नाउ मतलब अब तक किसी काम को नहीं किए हैं। बाय नाउ, यहां पर है राइट नाउ कंटिन्यूअस में, लेकिन यहां बाय नाउ। जस्ट दिखाई दे, जस्ट वर्ड, जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, तो जस्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, तो ऑलरेडी जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट नाउ, आई हैव जस्ट फिनिश्ड, आई हैव जस्ट नाउ फिनिश्ड माई वर्क, तो जस्ट नाउ बोल रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलरेडी जस्ट नाउ रहे या फिर बाय नाउ रहे या फिर अप टिल नाउ रहे, तब उसको प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड बात कोची है कि सिंस या फोर,
के साथ टाइमिंग वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो आप समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जाए। या इसका रिवर्स भी पूछ सकता है, सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग वर्ड के साथ आपका सेंटेंस एंड हो रहा है तो आपको जो है वह सेंटेंस को या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखना है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखना है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी किसी केस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में रखना पड़ सकता है। आगे फॉर या फ्रॉम प्लस टाइमिंग वर्ड दिखाई दे, सिंस नहीं, फ्यूचर में हम लोग सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, सॉरी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर या फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर या फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, या फॉर या फ्रॉम के बाद अगर टाइमिंग वर्ड दिखाई दे रहा है तो इधर वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ ही जाएंगे। और यहां तक की बात को समझे। आगे पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड, अब कौन कौन सा वर्ड है जी, सीधा सीधा आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम में, बहुत ही हेल्प करने वाला, आप जब अभी एकदम डील कर प्रैक्टिस करिएगा बहुत हेल्प कर। पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड, जैसे ही ये वर्ड ये पास्ट टाइम को डिनोट करने वाला कुछ वर्ड है, जैसे यस्टरडे दिखाई दे, बताइए यस्टरडे आप लिखा हुआ सेंटेंस में मिलेगा तो वह प्रेजेंट के साथ जाएगा कि पास्ट के साथ जाएगा कि फ्यूचर के साथ, बताइए। तो यस्टरडे ऑब्वियस सी बात है कि बीता हुआ कल की बात करता है तो बीता हुआ कल की बात करेगा तो पास्ट के साथ जाएंगे। पास्ट इवेंट कोई हो जाए, कोई भी ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है तो उस अगर पास्ट में इवेंट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम पास्ट टाइम के साथ लेके जाएंगे जी, किसके साथ, पास्ट टेंस के साथ ही लेके जाएंगे, ठीक है। आगे फिर लास्ट दिखाई दे, लास्ट वर्ड ही अपने आप में जो है वह किसको डिनोट करता है, वह डिनोट करता है पास्ट को, जैसे लास्ट नाइट हो जाए, चाहे लास्ट मंथ हो, चाहे लास्ट ईयर हो, चाहे लास्ट वीक हो, ओके। तो लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, द प्रीवियस डे, यस्टरडे को ही हम नरेशन बनाते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बताते हैं कि यस्टरडे को किस में चेंज करना होता है, द प्रीवियस डे में। तो द प्रीवियस डे रहे चाहे यस्टरडे रहे, पास्ट इवेंट का कोई पास्ट का कोई इवेंट हो तब हम लोग पास्ट टाइम इसको हम कहेंगे कि यह पास्ट टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड है, तो जब भी हमको सेंटेंस को रखना है तो पास्ट टेंस में ही रखना है, ओके। अब फ्यूचर को भी डिनोट करने वाला है जी, फ्यूचर को डिनोट करने वाला बात क्या है, तो फ्यूचर को डिनोट, जैसे सबसे खूबसूरत शब्द टुमारो, सेंटेंस में टुमारो दिखाई दे जाएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट में जाना चाहिए कि पास्ट में जाना चाहिए कि फ्यूचर में जाना चाहिए, बोलिए आप, फ्यूचर में जाना चाहिए, फ्यूचर में ही जाएगा। द नेक्स्ट डे, अब हम जब नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बोलते हैं कि टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दिया जाता है, तो द नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वर्ड जैसे ही दिखाई दे, नेक्स्ट वर्ड खूबसूरत वर्ड है, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट डे हो, चाहे नेक्स्ट मंथ हो, चाहे नेक्स्ट वीक हो, चाहे नेक्स्ट ईयर हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वर्ड जो है फ्यूचर की ओर इंडिकेट करता है, किसकी ओर इंडिकेट करता है, फ्यूचर की ओर। इसका मतलब नेक्स्ट डे देख लिए या फिर द नेक्स्ट डे को ही की जगह पर द फॉलोइंग डे भी देखने को मिल सकता है, तो ये किसको डिनोट करेगा, तो यह फ्यूचर टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड है, फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड ये हुआ, अब पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड ये हुआ, ये सब आपके लिए कीवर्ड है, कीवर्ड, यही आपको सेंटेंस में जो वर्ड है वह हेल्प करने वाला है, आपका प्रश्न सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आज का जो क्लास है वह टाइम एंड टेंस से रिलेटेड था, जिसमें हमने आपको बहुत सारे कंसेप्ट दिए, एकदम कंसाइज वे में बहुत सारे कंसेप्ट दिए। इस पर जो सेंटेंसेज है आप जो है टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक अगर आपके पास है तब तो ठीक है, और नहीं है तो किसी से जुगाड़ करिए, बनाइए, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक बुक होना चाहिए जी, और वो बुक से आप स्टडी करिए और बारी से एक एक क्वेश्चन को डील करिए, ताकि उसमें क्वेश्चन का मटेरियल थोड़ा ज्यादा है। जैसे आप मॉडल सेट सोल्व करते हैं या क्वेश्चन बैंक जब सोल्व करते हैं तो उसमें किसी भी प्रश्न, किसी भी जो टॉपिक है उससे 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, लेकिन जब आप वहां पर जब ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करेगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जब एक बार डील करेगा तो आपके माइंड में चीजें बैठ जाती है, और जब बैठ जाएगा उसके बाद वहां पर जाइएगा, जब मॉडल सेट में जाइएगा तब आपको लगेगा कि सब तो डील कर कहां ही गए हैं, तो ये सब देखते के साथ आप बनाइएगा। तो ये होता है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बेटर। और ये वाला तो जानते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऑलवेज कीप्स 2 थिंग्स ऑन योर फेस, फर्स्ट वन इज अ स्माइल and second one is silence for avoid the problems, silence for avoid the problems and a smile for
solve the problems. A smile for solve the problem. That means अगर आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आपको स्माइल के साथ प्रॉब्लम को सोल्व करना है. तो ऑलवेज कीप्स अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिए, चेहरे पर साइलेंस रखिए, और मुस्कान इसलिए ताकि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो, और साइलेंस इसलिए ताकि आपका कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज को आप अवॉइड कर सकें. बिल्कुल मस्त व्यस्त होकर के पढ़िए. ये चीजें जो आपको लिखवाए गए इसको एक बार गो थ्रू करिए, चीजों को रखिए, उसके बाद बनाइए, देखिए कितना ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है. कुछ प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, प्रश्न लाएंगे, और इन्हीं की मदद से हम बोलेंगे. वहां पर तो चीजों को कंसेप्ट नहीं समझाएंगे, सीधे बोलेंगे कि देखिए जी यहाँ पर बात कौन सा था, और यहाँ पर मारेंगे तो आंसर निकल जाएगा. और चीजों को आप गो थ्रू करें, रिवीजन करें, इसको एकदम कंसाइज वे में अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके. ओके, तो आज थैंक यू, बाय बाय.